लास्ट क्लास जो हम लोग ने पढ़ी थी, अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, सॉरी चैटिंग में कुछ लिख दीजिएगा। तो उसमें हमने नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ा था। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं, उसमें जो पहला प्रोग्राम था वो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, जो 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और इसके पीछे की कहानी थी कि आज़ाद भारत के बाद जो फर्स्ट उसमें ये प्रपोजल आया था कि मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि आपने देखा था 74 मिलियन के आसपास 75 मिलियन केसेस थे इसके, उस केस को रूट आउट करने के लिए उस बड़ी जो आबादी जो मलेरिया के प्रभाव में थी, जिसकी वजह से मलेरिया के एंडेमिक एरिया में थी और ज़्यादातर मलेरिया की दिक्कत हो रही थी, उसको लेके प्रोग्राम आया था। फिर इसमें हमने देखा कि ये प्रोग्राम जैसे ही लॉन्च हुआ उसके 5 साल में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ जो आपके केस में मलेरिया के, डेथ भी बहुत कम हो गई, केस ऑलरेडी बहुत कम हो गए, 80% रिड्यूस कर दिया केस, मतलब 75 मिलियन से घट के ये 2 मिलियन के राउंड आ गई है। तो बहुत खुश हुए और सरकार ने फिर उसके बाद अनाउंस कर दिया नेशन, जब देखा कि कंट्रोल कर सकते हैं और इतनी जल्दी 5 साल में इतना अच्छा ग्राफ नीचे आया है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसको, जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर दिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में। और जो ये प्रोग्राम था इसको वही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स था प्रोग्राम्स के को शेप आउट करने का, कि एक प्रिपरेटरी फेज रखा गया उसमें फिर जो है अटैक फेज, कंसोलिडेशन फेज और मेंटेनेंस फेज। बस इतना याद रखिए कि 4 फेजों में इसको किया गया था, इसलिए कि अब ये इम्पोर्टेंस की चीज आपके लिए नहीं रही कि ये आप सिलेबस से, मतलब कि अब इनको हटा दिया गया। अब जनरली जो लेटेस्ट स्ट्रेटजीज है, क्योंकि आप देखिएगा ये लगातार पढ़ के थक जाइएगा, अब ये इतना सारा प्रोग्राम्स आया, तो लेटेस्ट स्ट्रेटजीज पे ज्यादा ध्यान देना, इसलिए बुक से भी हटा दिया, लेकिन चूंकि थोड़ा सिलेबस में पार्ट है तो उसको इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। तो ये 4 स्टैंडर्ड फेज थे जिसमें इस प्रोग्राम को बांटा गया था, इस प्रोग्राम की एफिकेसी को और सही से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रिपरेटरी, अटैक, कंसोलिडेशन एंड मेंटेनेंस। हो सकता है कि जो टीचर्स क्वेश्चन बना रहे होंगे या नई बुक नहीं देखे तो इस तरह से डाल सकते हैं कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इस 4 फेजों में इसको बांटा गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। शुरू में जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, चूंकि ऑलरेडी आपने देखा कंट्रोल प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था, तो ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये हाल हुआ कि भारत का एक अकेला स्टेट जो केरला था, वो 65-66 में केरला में एक सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। की वजह से मलेरिया का केसेस 80% मलेरिया के केसेस रिड्यूस हो गए। और वो आपने पीछे देखा कि वो इतना रिडक्शन हुआ कि 75 मिलियन से घट के वो चला गया आपको 2 मिलियन पे आ गया। इस केस को देखने के बाद सरकार के अंदर फिर जज्बा पैदा हुआ। जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर जो सरकार होती है या जो एजेंसी होती है जो लॉन्च कर रही होती है अपने प्रोग्राम को, उसके अंदर हौसला बढ़ता है। उस हौसले को देखते हुए सरकार ने 1958 में, उसी साल, इस केस का नाम, इस प्लान का नाम बदल के रख दिया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। जो कंट्रोल था उस कंट्रोल को कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया इरेडिकेशन से। ठीक है। और ये जो इरेडिकेशन प्रोग्राम था, इसकी जो स्ट्रेटजी रखी गई थी, उस स्ट्रेटजी में जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी को वही 4 फेजेस में बांटा गया। पहला था प्रिपरेटरी फेज, और दूसरा फेज था अटैक फेज, कंसोलिडेशन फेज एंड मेंटेनेंस फेज। इन 4 फेजों में इनको डिवाइड किया गया। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते थे प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के, खासकर मलेरिया से रिलेटेड, उसको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद ये प्रोग्राम चूंकि ऑलरेडी कंट्रोल प्रोग्राम से बहुत सक्सेस हो रहा था, जो कंट्रोल प्रोग्राम में आपने देखा कि
इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि उसका नाम इरेडिकेशन पे, यानी हौसला बढ़ा तो अब मन में आएगा उसको इरेडिकेट कर दिया जाए। केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। शुरू में ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा, इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने एक स्टेट है केरला, साउथ का स्टेट है हमारा, वहाँ से इसको पूरी तरह से 1965 में 66 में इरेडिकेट कर दिया, मतलब खत्म हो गया केरला से ये पूरा। लेकिन ठीक उसके बाद अर्ली 70s में देखा गया कि इसके केसेस फिर बढ़ गए, बहुत ज्यादा बड़े एपिडेमिक्स आ गए इसके मलेरिया के, और जो 50,000 के आसपास घट के आ गया था केस 1961 में, 76 आते आते ये केस बढ़ के 6.4 मिलियन हो गया। 6.4 मिलियन जो है उसको 10 लाख से 6.4 को गुना कर दीजिएगा तो टोटल आपको काटने का जाएगा। फिर एक बड़ा टेंशन आया हेल्थ सेक्टर पे कि ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई, पहले से भी ज्यादा रेट से बढ़ने लगा मलेरिया। उसका जो असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट में पाया गया कि जो इसकी बड़ी वजह रही वो रही कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को कहते हैं कि जब किसी के खिलाफ आप जो है वो ताकत डेवलप कर लेते हैं कि आप उसको कोई असर ही नहीं करता, और दवाओं के साथ जनरली ऐसा होता है। इंसेक्टिसाइड यानी कि जो वेक्टर है इसका मलेरिया का, उसको मारने के लिए जो दवाएं केमिकल्स इस्तेमाल होती थी, डीडीटी आपका इस्तेमाल होता था बहुत। डीडीटी जो है वो नोन और फेमस आपको इंसेक्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल हुआ, वो रेजिस्टेंट कर गया, मतलब अब मच्छरों पे उसका असर नहीं हो रहा है। ये बड़ी वजह निकल के आई। दूसरी वजह ये भी थी कि जो दवा क्लोरोक्विन हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसका भी रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा। और एक तीसरी वजह जो मैं मानता हूँ, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह ये रही, वो रही कि हेल्थ सिस्टम अनप्रोफेशनल होने की वजह से। गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्लान्स लॉन्च करती है, लेकिन उसमें जो वर्किंग फोर्स होती है उसकी मोनोपोली और उसकी सर्विस करने की क्षमता नहीं होने की वजह से चीज़ें उतनी एफिकेसी में वो डिलीवर नहीं हो पाती। और इसी वजह से रेस्टोरेंट के साथ साथ ये एटीट्यूड होने की वजह से भी ये वजह रही कि शायद हमारी जो मलेरिया केस फिर से बढ़ गया। ओके, उसके बाद सरकार ने फिर इसको असेस किया और उसके बाद एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन इन 1976। ये मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया, नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को रिप्लेस किया गया इससे 1 अप्रैल 1977 में। फिर इसके असर जो है 10 साल में अच्छे दिखे। 6.74 मिलियन जो केसेस था 76 में, वो घट के आ गया आपको 2.1 मिलियन 1986 में। एक अच्छा प्रोग्राम था। उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स डाले गए, इस प्रोग्राम के फिर इसको, चूंकि इस प्रोग्राम में देखिएगा आपकी बड़े अच्छे से चीज़ों को मतलब टैकल किया गया और एरियाज को फिर से डिफाइन किया गया। जो पहले 4 फेज में था उसका इरेडिकेशन प्रोग्राम्स रखा गया, तो उस फेज को अबॉलिश कर दिया गया कि नहीं, वो उसमें नहीं करेंगे। अपना जो इंडिया के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज थी उसको तैयार की गई। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले था कि रिक्लासिफिकेशन ऑफ एंडेमिक एरिया। जिस एरिया में एंडेमिसिटी आपने पढ़ाया था हमने, एंडेमिक किसको कहते हैं, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन एन एरिया, जो हेल्थ रेट बना रहे और उस एरिया में उस पॉपुलेशन में जो प्रेजेंस है उसको एंडेमिक कहते हैं। उसको फिर से रिडिफाइन किया गया एरिया में। उसमें कहा गया कि जो एरिया आपको जिसका एपीआई एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 2 से ज्यादा है उसको एक अलग जोन बनाया गया, ठीक है। फिर एरिया जो एपीआई जहां पे एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 2 से कम है उसका अलग जोन बनाया गया। उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी तैयार करनी थी। आपको जब कोई प्रोग्राम को इफेक्टिव करना होता है तो आपका जो प्लान है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल होगा, जिस तरह से आप प्लान बना रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इसमें जरूरी नहीं कि सारी चीज अगर जनरलाइज कर देंगे तो बहुत कॉस्ट आएगा, अननेसेसरी वेस्ट होगा हमारे वेल्थ का और रिसोर्सेज का, ठीक है। तो इसलिए प्लान किया गया कि इसको एरिया में जो एपीआई 2 से ज्यादा है 2 से कम उसको बांटा गया। आगे इसमें देखेंगे एपीआई में क्या और भी इनपुट्स आते हैं वो आप देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी कि कम्युनिटी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स डाले गए और फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स हो गए। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली हम लोग ड्रग देते थे पेशेंट को, लेकिन फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स में, ठीक है, दवा भी देते थे और उसका वहाँ पे हम लोग जो है ना उसका ब्लड कलेक्ट भी करते थे। फिर उसको जो है वो उसके स्लाइड्स बनाएंगे, थिक स्लाइड और थिन स्लाइड बना के उसको लेबोरेटरीज में भेजना, फिर उसको अलग पहले पता करना कि मलेरिया है ही नहीं, अगर मलेरिया है भी तो कौन सी उसमें जो स्पेसीज है उसका भी पता करना। फिर उसी के साथ ऐड हुआ अर्बन मलेरिया स्कीम, जो अर्बन स्लम है। और इवन जनरली अपनी सिटीज उतनी इवॉल्व नहीं थी उस वक्त, 1971 की बात है, देख रहे हैं, यानी 70s में
उस वक्त सिटीज का क्या हाल था। अभी आप देख सकते हैं कि जो पुराना एरिया है अपने शहरों का, उसका क्या हाल है। तो उसको भी टारगेट किया गया, गांव के अलावा जो अर्बन एरिया उसके स्कीम को अलग किया गया कि उसकी ज़रूरतें थोड़ी अलग है गांव के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन, उसके जो मतलब जो डेवलपमेंट एरिया है वो हिसाब से, उसका जो सामाजिक ताना बाना, पॉपुलेशंस में लोग कैसे हैं, शहरों में आपको उतना लगाव लोगों में नहीं मिलेगा, तो हर चीज़ थोड़ा सा डेमोग्राफी अलग हो जाती है गांव के हिसाब से। तो उस हिसाब से एक स्कीम लॉन्च किया गया कि स्पेसिफिक शहर में, और शहर में जो स्लम्स एरिया होता है जिसकी हालत गांव से बुरी, उनको टारगेट करने के लिए। फिर एक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कंटेनमेंट 1977 में आया। देखा गया कि फैल्सिफेरम बहुत खतरनाक तौर से, सबसे बड़ा जो खतरनाक जो सबसे डेंजरस स्पेसीज है फैल्सिफेरम की, तो उसके लिए एक अलग से प्लान लाया गया 1977 में। रिसर्च को बढ़ावा दिया गया, रिसर्च के बढ़ावा, इसके जो सेंटर्स हैं मलेरिया के, उनको इस तरह से ओरिएंट किया गया कि किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मलेरिया पे हो रहे रिसर्च में पार्ट ले। नेशनल इंस्टीट्यूट्स मलेरिया के जो है उसमें डाटा वगैरह इस तरह से कलेक्ट होना शुरू हुआ, जो बेसिक आपके आउटसोर्स यानी फिर आउटरीच पे जितने भी सेंटर्स हैं उसके कोऑर्डिनेशन बना। हेल्थ एजुकेशन में इस चीज़ को नेसेसरी डाला गया दो तरह से, कि जो वर्किंग फोर्स है हमारी उसको भी एजुकेट करें मलेरिया के बारे में, और दूसरी जो है कि वो लोगों को भी, आम लोगों को भी इसके बारे में हम वो दें, क्या कहते हैं कि, एक मिनट रुक जाइए, जो वर्किंग हमारी जो काम कर रहे हैं फील्ड में वर्कर हैं, मल्टीपर्पज वर्कर से लेकर डॉक्टर तक, वो भी एजुकेट हो, और जो पब्लिक है उसको भी एजुकेट किया मलेरिया से रिलेटेड कि आपको ये कितना खतरनाक है, बच्चों को, माओं को कैसे बचाना है, इसकी जो कंट्रोल मेजर्स हैं, खास के जो वेक्टर को कंट्रोल करना है, उसमें आप लोग खुद अपने घर के आसपास रह के किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर्स था, पहले जो काम कर रहे थे मलेरिया के जो लोग थे, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से फिर रीऑर्गेनाइज किया, उस तरह से इक्विप्ड किया कि हर लेवल पे, मतलब सरकार के टॉप के लेवल से ग्रास रूट तक पॉलिसीज को कैसे ले जाना है, किन के क्या पार्ट्स रहेंगे, उस हिसाब से इसको री स्ट्रक्चर्स किया गया, ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब अलग से लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली चीज थी कि, बस 13 मिनट, मलेरिया में से जो डेथ हो रही थी, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन था, उसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रखी गई कि मलेरिया से होने वाली जो डेथ है उसको कम करना है, ठीक है। दूसरे, मलेरियल मॉर्बिडिटी, अगर डेथ नहीं भी होता है तो उसकी वजह से, मलेरिया हो जाने की वजह से अगर जो दिक्कतें हो रही थी, मतलब कि डिजीज ना हो, कि जो सीक्वल डिजीज की डेथ ना हो, कि जो सीक्वल डेवलप होता है किसी बीमारी की, बीमारी चली गई, ब्रेन में कोई इफेक्ट छोड़ दिया, लीवर में इफेक्ट छोड़ दिया आपको, तो इस तरह की चीजों को आपको कम करना था। इसका तरीका यही था कि जितनी जल्दी हो सके उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज थी कि इसकी वजह से, मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा खेत में काम करने वाले मजदूरों पे, खेत में जो एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हुए थे, उनको जो है ना, मतलब अगर ये सही से स्ट्रेटजीज अगर आप बनाते हैं, और जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर वहाँ से पेस्टिसाइड्स सही से आपको उसका छिड़काव करके अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं उसको, इसको मलेरिया के वेक्टर को, तो जाहिर सी बात है कि जो एक टेरर आ गया था कि इतनी सारी डेथ हो गई है, तो लोग खेत में जाने से और इवनिंग आवर में काम करने से, प्रोटेक्शन मेजर बिना उसके काम करने से जो ज्यादा आ रहे थे, लोगों को डर बैठ रहा था या फिर डेथ हो रही थी और केसेस हो रहे थे, तो वो उस एरिया को फिर से टारगेट रखा गया कि हम उसको बहाल करेंगे, ठीक है। दूसरे, इसको फ्लेक्सिबल रखा गया कि जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से इस चीज को फ्लेक्सिबल बनाया गया, मेजर्स को, कि ऑन द ग्राउंड हम इसको उस एरिया के डिमांड के हिसाब से हम उसको जो है कंट्रोल करें, और उस हिसाब से इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते थे। रिक्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज, जो एंडेमिक एरियाज हुआ था, हमने कहा कि जो पहले जो 4 फेज था, उस 4 फेज को एबॉलिश कर दिया गया, कि अब उस 4 फेज के हिसाब से हम उस प्रोग्राम को नहीं देखेंगे। इस प्रोग्राम को सिर्फ 2 तरीके से देखा जाएगा, कि एक एरिया वो जहाँ पे एपीआई जो 2 से ज्यादा हो, और एक जगह जहाँ पे एपीआई 2 से कम है, यानी एनुअल पैरासाइट इंडेक्स जो, उसके हिसाब से इसको रीडिफाइन किया गया। वो एरिया जहाँ पे एपीआई जो है आपको 2 से ज्यादा था, उस एरिया में रेगुलर स्प्रेइंग जो बताया गया कि उसका डीडीटी का जो छिड़काव करेंगे, वो आपको वही था कि 1 ग्राम पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया पे करेंगे, 2 राउंड डीडीटी का करेंगे, और जो उसका जो एरिया था, क्या कहते हैं,
जहाँ पे आपको कि देखा गया कि डीडीटी से छिड़काव की वजह से देखा गया था कहीं और प्रॉब्लम आ रहे हैं, रेजिस्टेंट कर रहा है, उसमें 3 राउंड का मामला रखा गया। ठीक है, उसके बाद एक नया जो इंसेक्टिसाइड था पायरीथ्राइड्स इसमें जोड़ा गया। ठीक है, 6 वीक के इंटरवल में इसको उस एरिया में खास के जहाँ पे देखा गया था कि ये जो है वो डीडीटी के वो कहते हैं रेजिस्टेंस के केसेस आए थे, वहाँ पे पैराथियोन प्लस पायरीथ्राइड्स एंड मैलाथियोन ये दोनों जोड़ा गया इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, इसके साथ छिड़काव किया। दूसरे स्क्रीन नहीं आ रही सर, आप स्क्रीन अभी नहीं आ रही स्क्रीन आपकी, आप लोगों को नहीं आ रही सर। अच्छा ठीक है, तो आप देख लीजिए, कंटिन्यू करते हैं, 5-10 मिनट है उसमें, कंटिन्यू करते हैं। ठीक। 1997 से बीएचसी को, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, और जो इंटरमोलॉजिकल असेसमेंट था उसमें इंटरमोलॉजिकल टीम है, उसमें कैरी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट इंसेक्टिसाइड टू यूज इन द पर्टिकुलर एरिया। उसको ये सजेस्ट किया गया कि आप फीडबैक भी देंगे, मतलब कहीं पे अगर रेसिस्टेंट हो रहा है कोई भी हमारा इंसेक्टिसाइड जो छिड़काव कर रहे हैं, वेदर वो आपको पायरीथ्राइड्स है या मैलाथियोन है, तो उसकी रिपोर्ट आएगी ताकि फिर से उसमें नए मेजर्स लिए जा सके। ऑलरेडी साथ साथ यहाँ पे एक रिसर्च चल रही थी किस तरह से हम हर्बल इंसेक्टिसाइड्स जो है और ज्यादा डेवलप करके उसको फील्ड में ले जा सके, क्योंकि ये बात क्लियर थी कि वो जो केमिकल्स हैं फिर रेसिस्टेंट आएगा इसमें किसी न किसी तरह से। ठीक है, सर्विलेंस को टीम को बहुत तगड़ा किया गया कि जो भी फील्ड में काम कर रही हैं वो लोग जो ब्लड कलेक्ट करते हैं ऐसे ससेप्टेबल केसेस है जिनको फीवर है या फिर लग रहा है कि मलेरिया के उस एरिया में एंडेमिक एरिया में है, तो उसके एग्जामिनेशन जो ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्लाइड्स बना के, और जहाँ पे अप्रोप्रिएट सेंटर है जहाँ पे इसका टेस्ट हो सकता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या वो आपको सीएचसी पे, वहाँ उसको जल्दी से भेजा जाए। ठीक है, और पैसिव सर्वेलेंस जो था, एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस, उसमें देखिएगा आगे जब आएगा कि एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है। उस पूरे एरिया में जहाँ पे एपीआई 2 से ज्यादा है, हर 15 दिन पे पैसिव एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस रखा गया। एक्टिव में जो हमारे वर्कर होते थे, मल्टीपर्पज वर्कर है उसके थ्रू, और पैसिव सर्वेलेंस में उसमें ध्यान होता था कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स चल रही हैं या फिर कोई आपके गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट का ही बड़ा सेंटर है, वहाँ पे कोई केस आ गया, वहाँ पे वो डिटेक्ट हो गया तो वो पैसिव सर्वेलेंस में आता था। लेकिन आपकी फील्ड में जो काम हमारे वर्कर कर रहे हैं, जो ने ब्लड कलेक्ट किया या फीवर किसी को देखा फिर उसको चेक हुआ जाके तो वो मलेरिया निकला, वो एक्टिव सर्वेलेंस का केस था। ठीक है, और फिर उसके हिसाब जो है उसके जो ट्रीटमेंट्स मॉड्यूल्स थे, आगे जब ट्रीटमेंट में हम जाएंगे कि प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट क्या है, रेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, तो डिटेल में आप देखिएगा ये पूरा इसका जहां भी एपीआई आपका 2 से ज्यादा है तो ये प्लान रखा गया उसके लिए। फिर एक एरिया आया जिसको कहा गया जहां पे एपीआई एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 2 से कम हो, वहां भी रेगुलर स्प्रे करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां करेंगे जहां पे भी हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का उस एरिया में केस अगर निकल गया है तो। ठीक है, इसमें पूरे एरिया को हम पूरे एंडेमिसिटी में, जैसे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से पाया जा रहा है मलेरिया आपको, लेकिन अगर एनुअल पैरासाइट इंडेक्स अगर 2 से कम है उसका तो पूरे एरिया में हम स्प्रे नहीं करेंगे। जहां 2 से ज्यादा था तो वहां तक पूरे एरिया की बात हो रही थी, यहाँ पे फोकल स्प्रे करेंगे। मतलब कि कोई केस अगर डिटेक्ट हुआ है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का तो उसी केस के घर और उसके आसपास अराउंड हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रे करेंगे। स्प्रे की वही रेट है 1 जो पीछे आपने देखा, उसी रेट में करेंगे। सर्विलेंस यहाँ पे एक्टिव रखेंगे, और जो एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस है यहाँ पे बहुत जरूरी पड़ जाता है कि ताकि हम इस चीज को एश्योर करें कि और केस तो वहाँ पे है या नहीं। फॉलोअप इसमें रखा गया था, फॉलोअप ब्लड स्मीयर आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पॉजिटिव केसेस, जितने भी केसेस आ रहे हैं उसका आपको ब्लड इसमें देखना है, फिर उसको टेस्ट करना है 2 बार। एक बार तो रेडिकल ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है मंथली जो है आपको 12 मंथ तक, हर महीना तक उसको ब्लड देखना पड़ेगा उसका टेस्ट। एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में ऑल पॉजिटिव केस जितने भी है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। मास सर्वे में इसको रखा गया कि पूरी तरह से एक बार पॉपुलेशन में हम सर्वे करेंगे कि फिर से मलेरिया देखा जाएगा कि केसेस के हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो कंपोनेंट था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का। इससे पहले आपने इरेडिकेशन प्रोग्राम में नहीं देखा था, इससे पहले कंट्रोल प्रोग्राम में नहीं देखा था। और दूसरा फीवर ट्रीटमेंट डिपॉट्स, ये आपको कम्युनिटीज में लाए गए। 3.57 लाख सेंटर मैनेज बाय वॉलंटरी वर्कर फ्रॉम द कम्युनिटी। पहले भी हमने कहा था कि कोई भी प्रोग्राम के सक्सेस की ये के लिए जरूरी होता है कि उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी बहुत जरूरी है। चूंकि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर
अभी इतना तैयार नहीं है, इतनी रीच इसकी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उसको कंट्रोल कर ले, या पूरे पूरे जितने भी हमारी पब्लिक है उसमें जाके इन चीज़ों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप देखिएगा कि अब जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया है, मुखिया के थ्रू, या फिर जो वार्ड के लोग हैं जो जीत के आते हैं, वार्ड कमिश्नर इस तरह के जो है उनके थ्रू, या समिति के थ्रू इन चीज़ों को लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें इतने सारे 3.57 लाख सेंटर्स इसके मैनेज किए गए। ओनली डिस्पेंस एंटीबैक्टीरियल टेबलेट एज पर NMEP शेड्यूल। जो पहले जो DDC था, ठीक है, मतलब कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इसमें जो है जो आपके शेड्यूल जो पहले चल रहा था नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम में, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इसकी रीच बढ़ा दी इसकी सेंटर्स खोल के। और इसमें जो ड्रग डिस्पेंसिंग सेंटर है, इसमें सिर्फ हम दवा बांटते हैं, लेकिन फीवर डिपोर्ट्स या ट्रीटमेंट डिपोर्ट जो है, इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ब्लड की स्लाइड्स भी कलेक्ट करते हैं। यानी आपको लगता है कि किसी को बुखार आ रहा है या इस तरह के सिम्टम्स मलेरिया के मिल रहे हैं, तो उसके ब्लड कलेक्शंस भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और